हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास का लेक्चर नंबर 3 अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिस्कस करेंगे। अच्छा, लेक्चर नंबर 1 में आपने कॉन्टिन्यूटी के बेसिक पॉइंट सारे समझ लिए थे। लेक्चर नंबर 2 में टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हमने डिटेल में बात की थी। अच्छा, लास्ट में लेक्चर एंड करते करते हमने बिहेवियर ऑफ साइन 1/x को भी कंप्लीटली डिस्क्राइब किया था। अच्छा, लेक्चर नंबर 3 ये आपका मेंस और एडवांस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक का नाम मैंने आपको बताया अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमें पता है कि वो फंक्शन होता है जिसमें हमारा LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू इक्वल होती है। LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL मीन्स राइट हैंड लिमिट। अच्छा, फंक्शनल वैल्यू मीन्स फंक्शन की वो वैल्यू जिस पॉइंट पे हम कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इनिशियली मुझे बोला गया है कि दो फंक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं, f1x एंड f2x। फंक्शन जनरली आपको गिवन होते हैं, अभी हम थ्योरेटिकली पहले समझ लेते हैं उसको। f1x एंड f2x वो दोनों कॉन्टिन्यूअस है एट एन इंडिकेटेड पॉइंट x इक्वल टू a पे दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। फर्स्ट कंडीशन हमें कहता है कि अगर मैं c एक स्केलर वैल्यू ले लूं, मतलब एक कांस्टेंट ले लूं, उसे फंक्शन जो फर्स्ट फंक्शन है f1x उससे मल्टीप्लाई करूं या कांस्टेंट को सेकंड वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई करूं। कह रहे ये दोनों फंक्शन मेरे कॉन्टिन्यूअस ही रहते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर डज नॉट इफेक्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ गिवन फंक्शन। f1x को मैंने c से मल्टीप्लाई किया। एग्जांपल, जैसे मान लो आपके पास f1x आपको x दिया हुआ है, तो अगर मान लो मैंने इसको 2f1x ले लिया, ये 2x, तो हमारे पास पहले इसका ग्राफ ऐसे था, अब ग्राफ इसका थोड़ा इस तरह से स्लोप चेंज हो गई, लेकिन फंक्शन के अंदर कॉन्टिन्यूटी थोड़ी इफेक्ट हुई। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सिमिलरली सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, कह रहा दो फंक्शन आपके कॉन्टिन्यूअस थे, f1x और f2x। अगर उन दोनों फंक्शन को मैं ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब मैं उनका सम ले लूं f1x प्लस f2x, या फिर डिफरेंस ले लूं f1x माइनस f2x, ये दोनों भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं, इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसका तो सिंपल एग्जांपल हम ले सकते थे, मैंने ले लिया, इसको आगे क्वेश्चंस की फॉर्म में बात करते हैं। ठीक है, अभी आप इस पॉइंट को ध्यान रखना कि अगर मैं दोनों फंक्शन को प्लस करूं या माइनस करूं, फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस रहेगा। सिमिलरली जितने भी ऑपरेशन लग सकते हैं, मैं दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करूं तब भी कॉन्टिन्यूअस है एट द गिवन पॉइंट, और दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं फंक्शन को, दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो जो हमारा डिवीजन से हमें जो फंक्शन मिलेगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड नीचे वाला फंक्शन उस पॉइंट पे जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ आए। आप जितने भी ऑपरेशन लगा सकते हो, प्लस के, माइनस के, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के, कह रहा है इफेक्ट नहीं करता क्वांटिटी पर। ठीक है, इफेक्ट नहीं होता। आप ये पॉइंट्स माइंड में रखना, और इस पे बेस्ड अब हम थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं टॉपिक को। अच्छा, तो एग्जांपल से देखते हैं, आपको समझ आएगा। जैसे आपको एक सम दे दिया 3 फंक्शंस का, ठीक है, तो हमने क्या किया, इंडिविजुअली फंक्शन पे बात की। जैसे कि मैंने यहां पे f1x ले लिया, x क्यूब हम सब जानते हैं कि आप कोई भी नंबर ले लो, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, किसी भी नंबर पे अगर आप चेक करोगे ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस है जो हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखने होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है, तो इसको मैं लिख दूंगा कि ये कॉन्टिन्यूअस है इन R, रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड फंक्शन लेता हूं f2x 3x, ये भी आपका एक लीनियर फंक्शन है। अच्छा, अलजेब्रिक फंक्शन है, कुछ भी बोल दो आप, पॉलिनोमियल फंक्शन बोल दो, अलजेब्रिक फंक्शन बोल दो, ये ऐसे एलिमेंटल फंक्शन है जो हर जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं। सेम कॉन्टिन्यूअस हमने लिख दिया इसके अंदर इन R। ठीक है, थर्ड फंक्शन जब मैंने कंसिडर किया, वो रूट x है। अच्छा, ये जो कॉन्टिन्यूअस होगा ये आपका पॉजिटिव डोमेन पे होगा, सिर्फ नेगेटिव पे तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, इमेजिनरी बन जाएगा, तो आप x के लिए नेगेटिव तो ले नहीं सकते। तो ये कॉन्टिन्यूअस कहां होगा, ये कॉन्टिन्यूअस आपका कहां होगा, जीरो से इंफिनिटी। अच्छा, जीरो यहां पे क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल लगाया, जीरो पे इंफिनिटी आप इंक्लूड कर नहीं सकते। अच्छा, अब अगर मैं इसकी बात करूं कि y इज इक्वल टू f1x प्लस f2x प्लस f3x, तो ये क्या कंडीशन बन गई कि मैंने 3 फंक्शन का सम ले लिया। तो अभी हमने पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया था, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया है
कि अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो फंक्शन को इफेक्ट नहीं करती कॉन्टिन्यूटी, आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहता है। अच्छा, दो फंक्शन या दो से ज्यादा फंक्शंस भी ले लूं मैं, जैसे यहाँ पे 3 फंक्शन आ गए, मैंने तीनों को प्लस किया तो भी कॉन्टिन्यूटी पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा। लेकिन पॉइंट है कि ये कहां पे कॉन्टिन्यूस होगा, रियल नंबर पर या फिर पॉजिटिव रियल नंबर पर। तो ये जो कॉन्टिन्यूस होगा, ये कॉन्टिन्यूस होगा आपका, सीटीएस लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में कॉन्टिन्यूस के लिए, 0 से इंफिनिटी। हम पर्टिकुलरली वो डोमेन लेते हैं जो तीनों में कॉमन हो, मतलब सब फंक्शंस में जो कॉमन होगा ना, आप वो वाला डोमेन ले लोगे और बोल दोगे कि हमारा जो सम है फंक्शन का वो कॉन्टिन्यूस होगा इन 0 से इंफिनिटी। क्लियर हुआ? ठीक है, जो कॉमन होगा तीनों में आप उस डोमेन पे बोलोगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अच्छा, ये पॉइंट मैं आपको पहले क्लियर कर ही चुका हूं कि एडिशन किया मैंने कॉन्टिन्यूस फंक्शन का तो कॉन्टिन्यूटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, वो कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। बस पॉइंट ये था कि किस डोमेन पे आना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। चलो आगे देखते हैं सेकंड एग्जांपल। इसमें हमने डिफरेंस ले लिया दो फंक्शन का, ये आपका एक्स क्यूब हो गया f1x, अच्छा ये आपका f2x हो गया cos x। अच्छा, दोनों के बारे में आप जानते हो, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, ये आपका कॉन्टिन्यूस होगा इन आर, रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस होगा। अच्छा, cos x की बात करो, कोसाइन x, ये भी आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इसका डोमेन भी आप रियल नंबर ले सकते हो। तो ये आप अगर आप दो फंक्शन को माइनस कर दो, ठीक है, डिफरेंस ले लो, तो इनका तो डोमेन भी कॉमन ही आ रहा है। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, हमारा जो y है f1x माइनस f2x, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, इज कॉन्टिन्यूस इन r, r पर कॉन्टिन्यूस होगा। सिमिलरली नीचे आपको एक पॉइंट मिल गया कि सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन थे, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो कॉन्टिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट डू नॉट इफेक्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ गिवन फंक्शंस। क्लियर हुआ? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका स्केलर मल्टीपल का था, दूसरा पॉइंट आपका जो था वह एडिशन और सब्ट्रैक्शन का था दो फंक्शन का, तो वो हमने कुछ एग्जांपल से समझ लिया। अच्छा, अभी भी मन में आ रहा होगा कि ठीक है, ये तो जबरदस्ती वाली बात है कि ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, कुछ एक्सप्लेनेशन इसके लिए चाहिए हमें। मतलब हम तो कॉन्टिन्यूटी तब बात करते हैं ना जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू सेम हो, तो उस कॉन्सेप्ट पे ले जाके इसको एक बार समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा इसको और डिटेल में बात करते हैं। देखो, जैसे कि मान लो आपको बोला क्या गया था f1x कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अच्छा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो हम सब जानते हैं उसका LHL, अच्छा फंक्शन की वैल्यू एट a और RHL, ये तीनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये तो मानते हो, ये कॉन्टिन्यूस गिवन था ना, इक्वल होने चाहिए। तो मान लो कोई एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, फाइनाइट वैल्यू आएगी, मैंने मान लो p ले लिया, तीनों का आंसर p आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली फंक्शन f2x, जो f2x है वो भी कॉन्टिन्यूस है, तो इसका LHL, इसका RHL, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू एट a, ये तीनों भी तो आपस में इक्वल हो गए, कोई डाउट थोड़ी है इसमें। जब ये कॉन्टिन्यूस था तीनों किसी एक फाइनाइट नंबर के साथ इक्वल थे, जब ये कॉन्टिन्यूस है ये भी, इसकी तीनों जो चीज होती है LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू, ये भी तीनों आपस में इक्वल होगी। हमने इस बार मान लिया कि m है। अच्छा, अगर मैं इनको प्लस करता हूं, अगर मैं इनको प्लस करता हूं तो क्या होगा, LHL में प्लस होगा, क्योंकि दोनों फंक्शन प्लस कर रहा हूं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड से दोनों को प्लस किया तो वैल्यू कितनी मिली, p प्लस m। अच्छा, राइट हैंड साइड से प्लस किया, वैल्यू कितनी मिली, p प्लस m। अच्छा, फंक्शनल वैल्यू को प्लस कर रहा हूं, इसकी फंक्शन की वैल्यू p है, इसकी फंक्शन की वैल्यू m है, दोनों फंक्शंस को ऐड करा, एट x इज इक्वल टू a, वैल्यू कितनी आई, p प्लस m, तीनों इक्वल ही तो आ रही है। मतलब ये y का LHL, y की फंक्शनल वैल्यू एट a और RHL सेम ही तो आ रहा है। तो यही तो बात कर रहे थे हम कि ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि तीनों चीजें इक्वल आ तो गई, तो ये कॉन्टिन्यूस है। तो ये आपने प्रॉपर LHL RHL के कॉन्सेप्ट से भी समझ लिया। अच्छा, सेम अगर हम बात करें बच्चों कि दोनों को मैं डिफरेंस ले रहा हूं, मैं दोनों फंक्शन का डिफरेंस ले रहा हूं, अरे तो क्या होगा, p माइनस m और p माइनस m, ये भी इक्वल है, तो ये भी आपका कॉन्टिन्यूस है। शॉर्ट में लिख रहा हूं CTS, समझ जाना, ये भी कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, दो फंक्शन को प्लस करो, दो फंक्शन को माइनस करो, अगर दोनों कॉन्टिन्यूस है तो भाई उनका सम, उनका डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस होता है। अब थोड़ा सा ऑल्टरनेट केस लेके चलते हैं। ऑल्टरनेट केस में क्या कह रहा है, f1x कॉन्टिन्यूस है, f1x कॉन्टिन्यूस है, तो अब शॉर्ट में लिख ले p, p और p। इसमें हम किस पैटर्न पे लिख रहे हैं, पहले LHL, बीच में फंक्शनल वैल्यू और फिर RHL।
f2x इस बार डिसकंटीन्यूअस दे दिया, ऑल्टरनेट वे लेके देखते हैं। तो अगर डिसकंटीन्यूअस होगा तो बच्चों डिसकंटीन्यूअस होने के क्या रीजन होते हैं, या तो LHL RHL इक्वल नहीं होगा, फंक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं होगी, या इनमें से कोई एक चीज डिफाइंड ही नहीं होगी, इनफाइनाइट आ गई। एग्जांपल, मान लो मेरा LHL इनफाइनाइट आ गया, ठीक है, फंक्शनल वैल्यू मेरे पास m आ रही है और RHL की वैल्यू n आ रही है, तो ऑब्वियसली ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन तो है। लेकिन अगर मैं अब दो फंक्शन को प्लस करता हूं, जैसे मैं p और इनफाइनाइट को प्लस करूंगा बच्चों, तो आंसर विल बी LHL का क्या आएगा, इनफाइनाइट। अच्छा, इसकी फंक्शनल वैल्यू प्लस करता हूं अगर मैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की और डिसकंटीन्यूअस फंक्शन की, तो वैल्यू कितनी आ गई, p प्लस m, और दूसरा RHL कैलकुलेट करूं तो p प्लस n। ये किसी भी एंगल से इक्वल आता हुआ नहीं दिख रहा, मतलब आपने जो y लिया जिसमें आपने दोनों फंक्शन को प्लस किया या फिर माइनस किया, ये मैंने प्लस वाला केस ले लिया, ये माइनस वाला केस ले लिया, दोनों एक साथ लिख दिया, समझ गए आप, ठीक है, समझ गए। तो अगर मैं दोनों को प्लस कर रहा हूं तो भी LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं है, दोनों को माइनस कर रहा हूं तब भी इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो गया ना, ये फंक्शन आपका डिसकंटीन्यूअस हो गया। तो इससे हमें क्या पता चला, क्या पता चला, अगर मैं कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअस प्लस कर रहा हूं या कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअस माइनस कर रहा हूं, तो फंक्शन का जो आंसर आएगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन कोई एक भी अगर डिसकंटीन्यूअस आ गया, मतलब c प्लस, एग्जाम्पल अगर मान लो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, c प्लस माइनस c कर रहा हूं तो c आ रहा है, लेकिन अगर c में मैं प्लस माइनस डिसकंटीन्यूअस फंक्शन ले रहा हूं तो वो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना दोनों का कॉन्टिन्यूअस होना बहुत जरूरी है। चलो, ये इनिशियल कॉन्सेप्ट है आपके, आगे जाके देखना इसके 3 पार्ट बनते हैं। अभी हम सिर्फ पहला पार्ट पढ़ रहे हैं जिसमें मैंने f1x और f2x दोनों ही कॉन्टिन्यूअस लिए है। अगर लेक्चर के एंड तक आप रहे तो आप एडवांस तक के कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर लोगे। और इसमें काफी सारे फंक्शन वो लूंगा मैं जिनमें आपको दिक्कत होती है, जैसे सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये काफी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज आपके डिस्कस करेंगे इसमें। अच्छा, तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको जो एग्जांपल देने थे एग्जांपल दे दिए, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दी। सेकंड पॉसिबिलिटी आ गई अब आपको बोला मैंने 3 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, जब f1x f2x दोनों कॉन्टिन्यूअस है, हो गया। अब f1x कॉन्टिन्यूअस है लेकिन f2x डिसकंटीन्यूअस है, जो लास्ट अभी हम केस डिस्कस कर रहे थे, अब वो विद एग्जांपल देखेंगे। अच्छा, तो उस केस में आपको मैंने बता दिया कि दोनों का सम या दोनों का डिफरेंस डिसकंटीन्यूअस होगा। अभी बात की पीछे मैंने क्या किया, c में अगर मैं डिसकंटीन्यूअस फंक्शन प्लस करता हूं या माइनस करता हूं, बच्चों आंसर विल बी डिसकंटीन्यूअस। ये एज ए रिजल्ट याद रखना, बहुत जगह डायरेक्ट आंसर बन जाएगा आपका, बहुत जगह। एग्जांपल लेके देखते हैं, एग्जांपल लेके देखते हैं। आपको कहता है कि मान लो यहां पे एक सम दिया हुआ मुझे दो फंक्शंस का, एक x है और एक आपका प्लस माइनस SGNX सिग्नम फंक्शन है। तो हमने यहां पे क्या किया बच्चों, ध्यान से देखना, मैंने इसको एक f1x लिया, इसके बारे में सोचना शुरू किया, वर्बली सोचेंगे, अभी तो मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ठीक है। ये आपका एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इन R, हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा x। आगे बढ़ते हैं, f2x की अगर मैं बात करता हूं, ये आपका SGNX सिग्नम फंक्शन है। बच्चों लास्ट क्लास में भी हमने सिग्नम फंक्शन की बात की थी। सिग्नम फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो उसकी 3 पॉसिबिलिटी बन रही है आपकी, LHL फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे, और RHL, ये तीनों इक्वल नहीं आते, ये तीनों इक्वल नहीं आते, ये डिसकंटीन्यूअस होगा। अच्छा, डिसकंटीन्यूअस कहां पे होता है, अगर आपको सिग्नम फंक्शन याद है तो ये 0 पे डिसकंटीन्यूअस होता है। हल्का फुल्का आपको याद दिला देता हूं, क्या था इसका ग्राफ, ये था, यहां पे वैल्यू 1, यहां पे -1 और ये 0, मतलब अगर आप राइट से आ रहे हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है, अगर आप लेफ्ट से आ रहे हो तो इसकी वैल्यू -1 होती है फंक्शन की, और फंक्शनल वैल्यू 0 पे 0 ही होगी। तो हम एक्चुअली उस पॉइंट पे डिस्कशन अपनी स्टार्ट करते हैं जहां पर मुझे दिख रहा है कि कोई एक फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो जाए या फिर अनडिफाइंड हो उसकी वैल्यू। तो यहां पे डिसकंटिन्यूटी दूसरे फंक्शन की किस पे आ रही है, 0 पे आ रही है। देखो फर्स्ट फंक्शन से तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो कॉन्टिन्यूअस है हर जगह, दूसरे फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी 0 पे है। अगर मुझे फंक्शन की नॉलेज है, सिग्नम फंक्शन रिपीट कर दिया मैंने आपको, आज भी रिपीट कर दिया, लास्ट लेक्चर में भी बताया था। अच्छा, अब सिग्नम फंक्शन को अगर डिसकंटिन्यूअस बोल रहे हो 0 पे, तो 0 पे चेक करते हैं, 0 पे चेक करते हैं। वो कहता है यार f1x तुमने क्या लिया, x लिया है, तो x पे, ठीक है, x पर LHL क्या होगा, LHL क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या होगी f1 की, और RHL क्या होगा। देखो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है ये, अगर आप 0 पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो बच्चों 0 ही तो होगा। अगर आप लेफ्ट से जाओगे ना इस ग्राफ पर, ये देखो
इस ग्राफ पर लेफ्ट से जाओगे टुवर्ड्स जीरो, आंसर कितना आएगा? जीरो तो आएगा, यहाँ पे जीरो तो आ रहा है ना। अच्छा राइट से आओ आप जीरो की तरफ, तब भी जीरो आएगा। तो ये जीरो है, ये जीरो है, और कह रहा है फंक्शन की वैल्यू जीरो पर, आप जीरो रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू जीरो, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस है ना, ये तो कॉन्टिन्यूअस है, इसकी दिक्कत नहीं है हमें। अच्छा f2x की अगर मैं बात कर रहा हूं जो कि सिग्नम x है, यहां पे मैं बता चुका हूं कि इसका LHL कितना आ रहा है बच्चों? -1 बता दिया, यहां पर LHL -1 आ रहा है। लेफ्ट से आओगे तो वैल्यू कितनी आ रही है फंक्शन की? -1। अच्छा RHL राइट से जाओगे जीरो की तरफ तो +1, और फंक्शन की वैल्यू जीरो पे कितनी है? जीरो। ये डिसकंटीन्यूअस है ना, ये आपका डिसकंटीन्यूअस है। तो विद एग्जांपल अब आपको समझ आ रहा है। आप एक काम करो, दोनों को प्लस करके देखना, दोनों को प्लस करके देखो। मतलब मैं अगर y लेता हूं, hx दिया ना इसने मुझे, hx फंक्शन मेरा hx है, अगर मैं दोनों को एक बार प्लस करके देखता हूं, किसको? x को प्लस सिग्नम x को। तो प्लस कैसे करेंगे? LHL में LHL प्लस करेंगे, 0 -1 प्लस किया -1 आ गया, ठीक है, ये आपका आ गया -1। अच्छा 0 + 0 फंक्शनल वैल्यू में प्लस होगी, 0 आ रहा है। RHL में प्लस होगा, 1 आ रहा है। डिसकंटीन्यूअस है बच्चों, डिसकंटीन्यूअस है, दिख ही रहा है, क्योंकि ना तो इसका LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू कोई भी एक भी चीज आपस में इक्वल नहीं आ रही। वैसे तो तीनों ही चाहिए आपको इक्वल, कोई दो के इक्वल होने से भी हम नहीं बोलते। तो ये कहां पे? 0 पे डिसकंटीन्यूअस होगा ये मेरा जो फंक्शन है। अच्छा अगर मैं सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं तब भी डिसकंटीन्यूअस है। तो मैं इसमें x माइनस सिग्नम x अगर मैं लेता हूं बच्चों, तो माइनस करके देखे जरा, 0 माइनस माइनस प्लस, ऊपर +1 आ जाएगा, नीचे 0, यहां -1 आ जाएगा, रहेगा अब भी डिसकंटीन्यूअस ना। तो ये दोनों ही फंक्शन मेरे x प्लस सिग्नम x माइनस सिग्नम x डिसकंटीन्यूअस होते हैं 0 पे। और 0 पे ही क्यों चेक किया मैंने? क्योंकि हम डिसकंटिन्यूटी पर्टिकुलरली उस पॉइंट पे चेक करते हैं जहां पर मेरा कोई एक भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो या अनडिफाइंड हो, वहां पे हम चेक करते हैं डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, क्लियर हुआ? फर्स्ट केस में हमने क्या बात करी है? अगर दोनों फंक्शन मेरे अगर कॉन्टिन्यूअस है तो आप एडिशन कर लो, सब्ट्रैक्शन कर लो, मल्टीप्लीकेशन कर लो, डिवीजन कर लो, या मल्टीप्लाई कर दो किसी एक स्केलर नंबर से, फंक्शन हमारा जो नेट फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस रहता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन डू नॉट इफेक्ट द कॉन्टिन्यूटी। सेकंड पॉसिबिलिटी हम स्टार्ट कर चुके हैं, अगर मेरा एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और दूसरा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या बना देगा? डिसकॉन्टिन्यूअस बना देगा। ठीक है, तो आपके सामने मैंने एक एग्जांपल, पिछली बार एक्सप्लेनेशन ली थी, अभी एक एग्जांपल ले लिया। थोड़े से और एग्जांपल देखेंगे, जितने ज्यादा एग्जांपल देखोगे ना उतना आपको क्लैरिटी हो जाएगी टॉपिक की। अच्छा, अब इस बार देखो, x तो एक नॉर्मल फंक्शन हो गया, x तो आपका अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। अब आपके सामने क्या आया है? फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में बात करते हैं बच्चों। इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना आपको ये ग्राफ, x प्लस माइनस फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा, f1x मैंने पहले ही ले लिया, थोड़ा सा टाइम बचेगा आपका। f1x आपका x है, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू r। कहीं भी देख लो, x की वैल्यू जितनी भी चेंज कर लो, फंक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, कॉन्टिन्यूअस है ये। ठीक है, एट x इक्वल टू r। अच्छा, इसका LHL RHL अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसको एक काम करते हैं, किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे ले गए अभी हम, उस चीज को डिस्कस करने से पहले आप फ्रैक्शनल पार्ट को डिस्कस कर लो, फिर एक कॉमन पॉइंट उठाएंगे। अच्छा, अब मैं बोल रहा आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट समझ गए ना? क्या ये लिखा होगा, कभी ऐसे ब्रैकेट बना के आप समझ मत लेना फ्रैक्शनल पार्ट है। जब क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट यूज करेगा तो वहां पे बताएगा कि ये जो ब्रैकेट बना रहा हूं ना मैं, इट रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या होता है? अगर मन में किसी का डाउट है, मान लो अगर ये 1.3 है, 1.3, तो इसका फ्रैक्शन वाला पार्ट क्या होगा? 1.3 में जो डेसिमल वाला पार्ट है ना आपका 0.3, वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूं कि 1 में फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तुम बोलोगे इसमें डेसिमल है का, फ्रैक्शन कहां है इसमें, वो 0 होगा। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू है, इसी वजह से देखो, एक बार डेसिमल आई 0.3, अच्छा 2.9 ले रहा हूं मैं, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 2.9 ले रहा हूं, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होगी? 0.9 डेसिमल वाला पार्ट। अच्छा, अगर इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 होगी। तो इस वजह से ये जो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। अच्छा, 0 इंक्लूड हो सकता है अगर वो इंटीजर है,
तो 0 आएगा आंसर। लेकिन अगर डेसिमल है तो वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही रहेगी हमेशा, 1 भी कभी नहीं होती। तो यहाँ पे देखो हमने इसका ग्राफ बनाया, हमने फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू 1 वो भी डॉटेड बनाई है कि 1 कभी इंक्लूड नहीं होगा, 1 से वैल्यू कम ही होगी, 1 से वैल्यू कम ही होगी। अब अगर मान लो मैं 0 और 1 के बीच में डेसिमल लेता हूं, जैसे कि मान लो मैंने 0.2 ले लिया, ठीक है 0.2 ले लिया तो वैल्यू 0.2 आएगी, 0.3 ले लिया 0.3 आएगी। तो ये सीधी लाइन बनती जा रही है y इक्वल टू एक्स की, ये y इक्वल टू एक्स की आपकी लाइन बनती जा रही है। अच्छा अगर मान लो मैंने 1.2 ले लिया, मतलब x के लिए 1.2 ले रहा हूं, तो वैल्यू क्या आएगी 0.2, तब भी वैल्यू 0.2 आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके मतलब ग्राफ को बनाते हैं। ये आपका इस तरह से स्लांट लाइन आप बनाते रहोगे, ठीक है, एक एक का गैप है, ये नीचे वाले पॉइंट इंक्लूड हो रहे हैं, ऊपर वाला 1 कभी इंक्लूड नहीं होता। फ्रैक्शनल पार्ट आगे पूरे लेक्चर में काफी जगह आएगा, तो इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, इसका ग्राफ ध्यान रखना। अब मेन पॉइंट पे बात करते हैं, अब मेन पॉइंट पे बात करते हैं कि जैसे यहां पर ना डिसकंटिन्यूटी की अगर मैं बात करूं, हर एक इंटीजर पॉइंट पे देखो ना 0 पे वैल्यू जा रही है, कॉन्टिन्यूस है, 0 से लेके 1 तक वैल्यू कॉन्टिन्यूस थी, 1 पे आते ही ग्राफ ब्रेक हो गया, कॉन्टिन्यूस नहीं है। अच्छा 1 से 2 के बीच में देखो ग्राफ कॉन्टिन्यूस है, जैसे ही 2 पे आया ग्राफ ब्रेक हो गया। मतलब ये डिसकंटिन्यूस कहां पे है, हर एक इंटीजर पे, हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे मेरा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ डिसकंटिन्यूस होता है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब किसी पर्टिकुलर इंटीजर पे बात कर लेते हैं, इसकी पर्टिकुलर इंटीजर पे बात कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहां पे कोई भी एक इंटीजर ले लो, 0 पे ले ले, 0 पे ले लेते हैं। तो अगर मान लो इसकी वैल्यू मैं अगर 0 पे चेक करता हूं, 0 पे चेक करूंगा, अभी तो बात की पीछे कि x वाले फंक्शन की अगर लेफ्ट से वैल्यू देखूं 0 की तरफ जाते हुए, या राइट से वैल्यू देखूं, 0 ही तो होगी, लो 0 ही होगी, ठीक है। अच्छा लेकिन यहां पे अगर हम बात करें, यहां पर लेफ्ट से देखो, लेफ्ट से अगर जा रहे हो, लेफ्ट से जा रहे हो तो आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है 1। देखो लेफ्ट से अगर जाओगे कहीं इस वाले वैल्यू से देख लो, 0 की तरफ जाना आपको, ठीक है, आप इधर आना चाह रहे हो, लेफ्ट से अगर आ रहे हो तो ग्राफ तो ऐसे जा रहा है ना आपका, आप 0 की तरफ जाना चाह रहे हो, ग्राफ ऐसे जा रहा है, मतलब ये एरो यहां पे आएगा, ठीक है, यहां पे आएगा, ये नहीं है कुछ भी। तो ये वैल्यू कहां जा रही है, टेंडिंग टू 1। अच्छा 0 पे देखूंगा मैं, 0 पे फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। अच्छा राइट से अगर मैं आता हूं, राइट से 0 की तरफ आ रहा हूं, राइट से 0 की तरफ आ रहा हूं, तो ये एरो ऐसे आएगी, तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये डिसकंटिन्यूअस है ना, डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा दोनों को प्लस करके देखना, प्लस करना प्लीज, करो प्लस। प्लस करने का मतलब f1x और f2x को प्लस करके देखो, LHL को LHL में ऐड करो, क्या आंसर आ रहा है, यहां लिखूं 0 + 1 1 आ गया। अच्छा फंक्शनल वैल्यू को फंक्शनल वैल्यू पर प्लस करा, मैं किस पे चेक कर रहा हूं, ये मैं बता देता हूं, मैंने 0 पे चेक किया है, ठीक है, किसी भी इंटीजर पे चेक कर सकते थे, हर एक इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। 0 पे वैल्यू चेक की है मैंने, तो 0 + 1 LHL में LHL प्लस करा, 1 आ गया। फंक्शनल वैल्यू में फंक्शनल वैल्यू प्लस कर रहा हूं, 0 आ गई। RHL में RHL प्लस कर रहा हूं, 0 आ रहा है। तो बच्चों ये डिसकंटिन्यूअस है, इक्वल नहीं आ रहा ना फंक्शन का, प्लस कर लो माइनस कर लो एक ही बात है। तो आपको मैंने x प्लस माइनस सिग्नम फंक्शन सिखा दिया, मैंने x प्लस माइनस फ्रैक्शनल पार्ट भी सिखा दिया। और एग्जांपल है, लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लो, सिंपल है। आप तो मतलब आपको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैंने ग्राफ बना दिया आपके इंफॉर्मेशन के लिए। जैसे मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, बेसिक मोड वाला फंक्शन कैसे बनता है, अगर बेसिक मॉडुलस फंक्शन देखूं तो वो 0 से बनता है ना, ये v ग्राफ बन जाता है 0 से। अच्छा मोड x - 1 है तो 1 से v बन जाएगा, ग्राफ आपका शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया मैंने, 1 पे शिफ्ट कर दिया। अच्छा x - 2 होगा तो 2 से v बन जाएगा। ये आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, चेक करो हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। ये c हो गया कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अच्छा दूसरा फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहां भी बताएगा कि स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स GIF, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको हम, GIF फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर जगह डिसकंटिन्यूअस है अपने इंटीग्रल पॉइंट पे, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट था। ये देखो अच्छा वाला कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, ये देखो कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, लेकिन जैसे इंटीजर पे आए 0 पे आए वैल्यू डिसकंटिन्यूअस हो गई। अच्छा फिर ये देखो कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, इंटीजर पे आते आते डिसकंटिन्यूअस हो गया, मतलब वो जंप करने लग जाता, ऊपर ऊपर जा रहा है ग्राफ, ठीक है। इसको हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम स्टेप फंक्शन बोलते हैं, स्टेप्स की तरह बनता जा रहा है ना ये। अच्छा ये डिसकंटिन्यूअस है, तो काफी अब हो गया LHL RHL। अब हर एक इंटीजर पे देखोगे वही बात है कि दोनों को प्लस करो माइनस करो वैल्यू सेम नहीं आएगी। तो कंडीशन अभी पढ़ ली ना हमने,
सेकंड पॉसिबिलिटी का फर्स्ट पॉइंट क्या था, कह रहा है कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस को अगर तुम प्लस माइनस करोगे श्योरली वो डिसकॉन्टिन्यूस ही आएगा, डिसकॉन्टिन्यूस ही आएगा। एक का करके दिखा दिया, इससे पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब डायरेक्ट लिखना शुरू करो, हैबिट बना लो, पॉइंट याद करो। कॉन्टिन्यूस है दोनों फंक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहेगी। कॉन्टिन्यूस के साथ डिसकॉन्टिन्यूस आ गया तो प्लस माइनस में हमारा आंसर डिसकॉन्टिन्यूस आएगा। ठीक है, याद हो गया। आगे बात करते हैं। काफी सारे एग्जांपल्स हैं, तसल्ली से अगर बैठ के पढ़ोगे तो आपको जो फंक्शंस में प्रॉब्लम आई थी ना, वो फंक्शंस मैं तुम्हें साथ साथ बता रहा हूं, जो भी फंक्शन यूज हो रहा है और उसमें कॉन्टिन्यूटी को हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यही चीजें प्रॉब्लम रहती है बच्चों की, तो मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम वाले जो एलिमेंट है वो क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, हाँ। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी के अंदर जो हमारा सेकेंड पॉइंट है कि f1x और f2x ये कैसे फंक्शन थे, किस हेडिंग में पढ़ रहे हैं हम, एक कॉन्टिन्यूस है दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस है, तो कह रहे इनका प्रोडक्ट क्या होगा, कह रहे कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, मतलब नॉट नेसेसरीली डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू ए, मतलब जरूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस का जो प्रोडक्ट होगा वो डिसकॉन्टिन्यूस ही होगा। अच्छा, क्या जरूरी था, क्या कॉन्टिन्यूस में तुम डिसकॉन्टिन्यूस प्लस माइनस करोगे तो डिसकॉन्टिन्यूस आएगा, ये तो जरूरी था ना, नेसेसरी था। लेकिन कह रहे हैं इनका प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि डिसकॉन्टिन्यूस आएगा, वो कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। तो कह रहे हम कैसे बताएंगे, कह रहा तुम इसको इन जनरल बता ही नहीं सकते, जब तुम्हें फंक्शन दिया होगा तो तुम इसको एनालाइज करोगे फिर बता पाओगे। ये फंक्शन जब दिया होगा, फंक्शन के बारे में हमें स्टडी करना पड़ेगा, LHL RHL देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बता पाएंगे। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, करें कोशिश। आपको कहता है f1x x क्यूब है, f1x आपका x क्यूब है, ये कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है, हर जगह ही कॉन्टिन्यूस है। मैं पर्टिकुलरली जीरो पे क्यों ले रहा हूं, मैंने यहां पे जीरो क्यों लिखा हुआ है, अब आप खुद सोचोगे, सिग्नम फंक्शन दिया ना साथ में, तो सिग्नम कहां पे डिसकॉन्टिन्यूस होता है, अरे जीरो पे, बात हुई थी ना अभी, -1 था, फिर 0 था, फिर 1 था, तो बस जीरो पे डिसकॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज वो भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अगर सिग्नम फंक्शन में तुम 0 पॉइंट हटा दोगे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर पॉजिटिव डोमेन में कॉन्टिन्यूस है, वो नेगेटिव डोमेन में कॉन्टिन्यूस है, 0 पे वो जंप कर गया, -1 से 1 पे चला गया। अच्छा, तो इसीलिए मैं पर्टिकुलरली ना इसको मेंशन कर रहा हूं कि भाई मेरा एक्स क्यूब जो है वो 0 पर कॉन्टिन्यूस है और सिग्नम फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है 0 पे। इन दोनों का प्रोडक्ट बताना मुझे कैसा रहेगा। देखो ऐसा करो, fx आपको एक्स क्यूब दिया हुआ है, सिग्नम की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1 0 और 1। ये कब होती है, जब x लेस देन 0 होता है। ये कब होती है, जब x 0 के इक्वल होता है। ये कब होती है, जब x 0 से बड़ा होता है। ये हमें पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। अब कहते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करो यार। अच्छा, एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब ही रहेगा ना, x लेस देन 0 लोगे तब भी एक्स क्यूब है, पॉजिटिव होगा तब भी एक्स क्यूब रहेगा, 0 पे वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। वो कह रहा है दोनों को मल्टीप्लाई करना, अगर वो कह रहा है f1x और f2x दोनों का प्रोडक्ट देखना है, तो एक काम ना करूं, एक्स क्यूब को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, इसको ढंग से लिख देते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आएगा -x3। लेकिन ये कब आएगा, जब x लेस देन 0 है, क्योंकि -1 हमारा x लेस देन 0 पे लिया था ना हमने। अच्छा, x3 को 0 से मल्टीप्लाई करा, आंसर 0 आ गया, कब, जब x 0 है। अच्छा, x3 को +1 से मल्टीप्लाई करा तो x3 आ गया व्हेन x इज पॉजिटिव। अब कहता तुम LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू hx की, मतलब इसके प्रोडक्ट की चेक करना। कह रहा है 0 पे, 0 से कम पर अगर तुम लिमिट कैलकुलेट करते हो तो अल्टीमेटली देखो क्या करते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट, याद दिला रहा हूं फर्स्ट लेक्चर में, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव में मैं ये फंक्शन सेलेक्ट कर लूंगा, ये फंक्शन सेलेक्ट कर लिया, अल्टीमेटली जो लिमिट है वो 0 इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इसका LHL का आंसर क्या आ रहा है बच्चों, 0 ही आएगा। फंक्शनल वैल्यू क्या दिख रही है आपको 0 पे, 0, ये तो दिख ही रही है। कह रहा राइट में अगर आप लोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx तो आप ये फंक्शन लोगे। अच्छा, लिमिट तो 0 ही सब्स्टिट्यूट करेंगे h वाला मेथड लगाने के बाद भी, ठीक है, बेसिक बात बता रहा हूं मैं यहां पे, तो RHL भी इसका 0 आ रहा है, तीनों चीजें इक्वल आ गई। तो यहां पे क्या प्रूव हुआ, एक क्वेश्चन, एक फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस था, दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस था, लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या आ गया, कॉन्टिन्यूस आ गया।
तो यही वो बोलना चाह रहा है आपको कि जरूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूस इनटू डिसकॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस ही होगा, वो कुछ भी हो सकता है। मैंने जो एग्जांपल लिया वो मैंने कॉन्टिन्यूस का प्रूव करके दिखाया, आगे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिनमें वो डिसकॉन्टिन्यूस भी आ सकता है। ठीक है, ये नोट पकड़ लो, ये आपका शॉर्टकट है जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखते ही कवर करवा देगा, मतलब उसमें पेन उठाने की भी नीड नहीं पड़ेगी अगर आपने पॉइंट पकड़ लिया तो। देखें, f1x कॉन्टिन्यूस है, x इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूस है, f2x डिसकॉन्टिन्यूस है, वही वाला केस आ गया अभी जो हम बात कर रहे हैं। अच्छा, जब डिसकॉन्टिन्यूस है तो उस डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन पे ना तुम थोड़ा ध्यान दोगे कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट और उसकी फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज ना हो जो अनडिफाइंड हो, इंफिनिटी नहीं आना चाहिए। ठीक है, किसकी? जो डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना, उसकी LHL, उसकी RHL और उसकी फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। अच्छा, और फंक्शन एट वन वाला जो है फंक्शन f1x जो है वो तो कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, तो कह रहा उसके अंदर ना दो पॉसिबिलिटी, अगर तुम नॉर्मली हवा में ही चेक कर सकते हो इसको, अगर ये पॉसिबिलिटी चेक कर ली तो बिना पेन उठाए तुम आंसर टिक कर दोगे। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी इसके अंदर कहता है कि अगर फंक्शनल वैल्यू फर्स्ट वाले फंक्शन की अगर जीरो है, फर्स्ट वाले फंक्शन की जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन था अगर उसकी फंक्शनल वैल्यू जीरो है, तो कह रहा है जो आपका प्रोडक्ट है ना दोनों फंक्शन का, किसका? कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन, इनका जो प्रोडक्ट है hx, कह रहा है वो भी कॉन्टिन्यूस होगा एट द गिवन पॉइंट। कैसे? देखो, अगर फंक्शनल वैल्यू जीरो है तो बच्चे एक बात बताओ, ये जो f1 वाला फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस था ना, अगर इसकी फंक्शनल वैल्यू जीरो है, अरे तो भाई इसकी LHL और इसका RHL भी तो जीरो ही होगा। फंक्शनल वैल्यू जीरो है और बोला कॉन्टिन्यूस है ये, अरे तो LHL RHL भी तो सेम ही होगा। चलो, अब f2x की अगर बात करते हो, f2x की उसकी वैल्यू कुछ भी हो, एग्जिस्ट करनी चाहिए। कौन सी? उसकी LHL, उसके RHL, मतलब अगर f2 की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, उसका LHL मान लो p है, इसका m है, n है, तीनों चीजें अनइक्वल है। कौन सी? LHL, फंक्शनल वैल्यू, RHL। कह रहे यार मल्टीप्लाई करोगे आंसर जीरो ही तो आएगा, क्योंकि दोनों में प्रोडक्ट देख रहे हो ना, फंक्शन का प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो जीरो और m, ये भी जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया, सेम आ गया ना, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, लेकिन अगर ये फंक्शनल वैल्यू कॉन्टिन्यूस फंक्शन वाले की जीरो नहीं है और इक्वल है, कैसे? मान लो इस बार क्या वैल्यू आ गई? 2 आ गई। एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो फंक्शन वैल्यू 2 है, किसकी? f1 की, तो उसका LHL भी 2 होगा, उसका RHL भी 2 होगा। लेकिन अगर मैं f2 की बात करूं, वो अनइक्वल वैल्यू होगी, जैसे p है, m है, n है, एग्जिस्ट करेगी, अनइक्वल होगी। इनका प्रोडक्ट अगर मैं करूं किसी भी तरह से, ये सेम आ सकता है क्या प्रोडक्ट? भाई 2 को p से करोगे मल्टीप्लाई, 2p आ रहा है, 2 को m से करा, 2m आ गया, 2n आ गया, ये इक्वल थोड़ी आ रहा है, तो उस केस में ये डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। बहुत आराम से आपको मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया और बहुत जल्दी ये अप्लाई हो जाता है क्वेश्चन में, अगर ये तुम्हें याद रहे तो। ठीक है, एग्जाम्पल सामने तुम्हारे है, यहाँ पे तुम्हारे सामने है, इस x³ का ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन था, ध्यान से देखो, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इसका LHL, इसका RHL, इसका LHL, इसका RHL, इसकी फंक्शन वैल्यू देखो तीनों जीरो है। अच्छा, ये डिसकॉन्टिन्यूस था, वैल्यू कुछ भी आ रही हो, कह रहा प्रोडक्ट अगर करते हो 0 इंटू -1 0, ये देखो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, इक्वल आया, कॉन्टिन्यूस हो गया था ना। कॉन्टिन्यूस कब हुआ था? जब इसकी फंक्शनल वैल्यू कॉन्टिन्यूस फंक्शन वाले की जीरो होती है। चलो बस करते हैं, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसी पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बात क्या करी कि भाई कुछ कह नहीं सकते तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ना, कि फिर कैसे पता चलेगा कॉन्टिन्यूस होगा, कैसे पता चलेगा डिसकॉन्टिन्यूस होगा। चलो देखते हैं, हमें f1x एक बार दे दिया, x सिंपल फंक्शन लेके चल रहे हैं, अलजेब्रिक देने को कुछ भी दे सकता है, हमने सिंपल फंक्शन ले लिया x। f2x दे दिया sin 1/x, sin 1/x when x is not equal to 0 और 0 when x is equal to 0, फंक्शन दिया हुआ है। अच्छा, करना वही है, प्रोडक्ट लेना दोनों फंक्शन का और चेक करना है कि भाई ये कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। ये तो कॉन्टिन्यूस है, x पे, और इसका LHL RHL डायरेक्ट लिख दूं मैं, LHL इज 0, फंक्शनल वैल्यू इज 0, RHL इज 0। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, अब आपको समझ आ चुका है, पहले LHL लिखता हूं मैं, बीच में फंक्शनल वैल्यू, फिर RHL। अच्छा, sin 1/x,
साइन 1/x के बारे में अगर मैं बात करूं, ये हमने क्या किया, बिहेवियर ऑफ साइन 1/x लास्ट का जो लेक्चर है, लास्ट के कितने मिनट इसी पे डिवोटेड थे। क्या ये डिसकंटिन्यूअस है बच्चों, ये तो इसका LHL RHL दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये डिसकंटिन्यूअस है 0 पे। अब सुनना, देखो क्लिक होने वाला है, डिसकंटिन्यूअस है 0 पे। अच्छा डिसकंटिन्यूअस है, अब आपको कहता है यहां पे कि इसकी फंक्शनल वैल्यू देखना कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की क्या है। कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना, ये कौन सा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये कौन सा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अच्छा लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए बस इसकी, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूँ, ये हमारे पास फंक्शन वैल्यू इसकी अनडिफाइंड आएगी, है ना, तो ये तुम्हारा ना डिसकंटिन्यूअस बनेगा। डिसकंटिन्यूअस बनेगा कैसे, देखो ये मान के चलते कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन अगर इसके बारे में अगर तुम बात करते हो तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ, x की वैल्यू 0 पे चेक कर रहे हैं ना, तो साइन 1/x जो कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन था उसकी फंक्शनल वैल्यू अनडिफाइंड है। और वहां पे पीछे मैंने क्या बताया अभी आपको कि LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, साइन 1/x की वैल्यू डिसकंटिन्यूअस फंक्शन था और साइन 1/x की वैल्यू x पे अनडिफाइंड है, तो वो पॉइंट हमारा लग ही नहीं सकता, वो पॉइंट लग ही नहीं सकता। तो इस केस में हमारे पास अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या मेरे पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, मैं थोड़े से एग्जांपल और करवाता हूं, फिर इस पर वापस आ जाते हैं। मैं दोबारा इसको बताता हूं, ठीक है, क्योंकि साइन x वाले क्वेश्चन 2-3 मैंने आगे भी लिए हैं, तो वो क्लैरिटी ना लिंकअप होके हो जाएगी। अभी मैंने पहला जो एग्जाम्पल लिया है, पहला जो एग्जाम्पल लिया ये तो समझ आएगी आपको, ठीक है, x क्यूब सिग्नम x का। अच्छा मे बी इसमें अगर आपको डाउट है तो इसको अभी हम वापस लेकर आते हैं, इसको वापस लेकर आते हैं, आगे कर लेते हैं थोड़ा सा और, ठीक है, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये अपने आप ही क्लियर हो जाएगा आपको। f1x x दिया हुआ है और f2x आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हम पढ़ चुके हैं तो दोबारा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब कहता है कि अगर आप x की वैल्यू 1 पे देखते हो, अच्छा किसी भी इंटीजर पे देख सकते हैं, ये मेरा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एट ऑल इंटीजर्स, है ना, हर एक इंटीजर पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कोई भी वैल्यू ले लो इंटीजर की, 1 पे ले ली मैंने, अच्छा 1 पे लेता हूं तो f1 पे इसका LHL क्या होगा बच्चों, 1 ही होगा, ठीक है, फंक्शनल वैल्यू 1 होगी, RHL 1 होगा, ठीक है। लीनियर फंक्शन ग्राफ ये था ना आपका fx इक्वल टू x का ग्राफ, तो आप 1 की तरफ जाओगे लेफ्ट से राइट से या 1 पे देखोगे, सारी वैल्यू 1 ही होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करते हैं, कह रहा है अगर आप 1 पे LHL देखोगे, अच्छा 1 पे LHL देखने का मतलब 1 से थोड़ी वैल्यू कम, मान लो 0.9 ले लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब पता है ना, 0.9 अगर आप ले रहे हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, सॉरी -1 होगी, -1 दोबारा बता देता हूं आपको दोबारा। अगर मैं 0.9 ले रहा हूं ना, ठीक है, तो वैल्यू कितनी होगी मेरी, -1 होगी। जो इससे पहले वाला इंटीजर होता है, पहले वाला इंटीजर मतलब 0.9 किसके बीच में है, इसके अंदर 0 है, यहाँ पे 1 है, अच्छा 0.9 ले रहे हो तो बेटा 1 ही होगी, ये तो 0 होगी, 0 होगी, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 0.9 है तो इससे कम वाला इंटीजर कौन सा है, 0.9 किसके बीच में आ रहा है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो हम 0 लेते हैं, ठीक है। अगर आप 1.2 लोगे, 1.2 तो 1.2 किसके बीच में आ रहा है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो वैल्यू क्या लोगे, 1 लोगे फंक्शन की, कम वाला इंटीजर लेते हैं, तो थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो गया 1 और 0 के बीच में। मैं वापस आपको बताता हूँ, ठीक है, आपको वापस बता देता हूँ, ये थोड़ा इरेजर बड़ा हो गया, ठीक है, ये लो। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, आपने क्या किया, 1 से कम कोई वैल्यू लेनी है, LHL ले रहा हूं ना 1 पर, 1 से कम एक वैल्यू लेनी है, 1 से कम वैल्यू मैंने ले ली 0.9 जैसे एग्जांपल दे रहा था, तो 0.9 का LHL कितना आ गया, 0 आ गया। अच्छा 1 एक इंटीजर है तो उसकी इंटीग्रल वैल्यू फंक्शन में रखने पर 1 आएगा। राइट हैंड लिमिट 1 से थोड़ी वैल्यू आगे ले जाओ, 1.1 ले लो, 1.1 किस इंटीजर के बीच में है, 1 और 2 के बीच में, आंसर क्या लोगे, 1 लोगे। अच्छा ये कॉन्टिन्यूअस है, दिख ही रहा है, ये आपका डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये भी दिख रहा है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको मैंने क्या बोला था, कॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस की तीनों चीजें डिफाइंड है,
ठीक है, LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो मैंने ना इस पे ध्यान दिया, इस पे ध्यान दिया, कह रहा भाई ये जीरो तो नहीं है, ये जीरो तो आपका नहीं है, जीरो नहीं है तो कौन सा पॉइंट यूज हो गया, कह रहा अगर फंक्शनल वैल्यू कॉन्टिन्यूस फंक्शन की जीरो नहीं है और बाकी चीजें ऊपर वाली वेरीफाई हो गई तो ये डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो ये मैं कह रहा था आपको डायरेक्टली यूज हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस है ये डिसकॉन्टिन्यूस है, और कॉन्टिन्यूस फंक्शन की जो फंक्शनल वैल्यू है वो नॉन जीरो है, तो ये जो इनका प्रोडक्ट होगा वो डिसकॉन्टिन्यूस होगा एट एवरी इंटीजर, एट ऑल इंटीजर। ठीक है, मैंने 1 पे लेके दिखाया आपको, हर एक इंटीजर पे डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू कैपिटल I, हर जगह ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, चलो देखना एग्जाम्पल 4, देखो एग्जाम्पल 4 अगर आपसे होता तो एग्जाम्पल 4 क्या ले सकते हो इसमें, क्या ले सकते हो, अब तो पढ़ लिया आपने सारा, x ले लिया आपने, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फिर बना दिया मैंने नीचे आपके लिए, वैसे तो अब याद हो गया होगा, डिसकॉन्टिन्यूस है हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे। ठीक है, और यहां पर जब कहता है चेक किस पे करते हैं हम, ये बात फिर से आ गई ना, हम चेक किस पे करें, जिस पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूस होता है कोई एक भी फंक्शन, तो ये इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूस है, इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूस है। तो हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, एक जनरल ले लिया, जैसे वहां मैंने 1 लेके दिखाया था, कह रहा आई एक इंटीजर हमने ले लिया, जनरल इंटीजर ले लिया, कह रहा x की वैल्यू क्या होगी इंटीजर पे, इंटीजर ही होगी, जो भी इंटीजर तुम लोगे वही होगा। जैसे पीछे वाले केस में हमने क्या किया था, ये देखो ना, पीछे वाले केस में मैंने 1 लिया था तो x की वैल्यू क्या आ रही थी 1 1 1, अब इंटीजर ले लिए तो आई वो इंटीजर की वैल्यू होगी। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट में कह रहे लेफ्ट से अगर तुम जाते हो, लेफ्ट से जा रहे हो, कह रहे किसी भी इंटीजर पे चले जाओ वैल्यू तो 1 ही होगी फ्रैक्शनल पार्ट की, और कह रहा राइट से आते हो तो 0 होगी, और कह रहा फंक्शनल वैल्यू चेक करोगे तो भी 0 होगी। अच्छा, अब बाय वो जो इंपॉर्टेंट नोट हमने लिखा था उस नोट से देखो, ये डिसकॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस है। अच्छा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन की ये वैल्यू फंक्शन वैल्यू 0 नहीं है, तो कौन सा केस हो गया ये भाई, ओवरऑल प्रोडक्ट इज डिसकॉन्टिन्यूस। आ रही बात समझ? अब देखो डायरेक्ट हो रहा है ना, इंफॉर्मेशन मिल गई। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन में आप देख लो उसकी फंक्शनल वैल्यू क्या आ रही है, अगर वो नॉन जीरो आ रही है तो प्रोडक्ट विल बी डिसकॉन्टिन्यूस, और अगर वो 0 आ रही है तो प्रोडक्ट विल बी कॉन्टिन्यूस। और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट हमने जो डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन लिया है, इसकी सारी चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए। एक काम करते हैं बच्चों, उसको ना अभी कंप्लीट कर ही लेते हैं, ये जो स्टार हमने लगाया ना इसको चेंज कर लो, आप चेंज कर लो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नोट ना इसको क्या करेगा, डायरेक्टली करा देगा, ये आपका कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस क्यों हो जाएगा, सुनो, ये साइन 1/x की बात कर रहा है ना, तो वो कह रहा है 0 पे फंक्शनल वैल्यू मिल तो रही है आपको, उसने बता तो दिया आपको, अगर ये ना देता तो प्रॉब्लम थी, अनडिफाइंड था। इस पे जरा फोकस करो, कह रहा है x की वैल्यू जब 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है, और इसकी वैल्यू की अगर मैं बात करूं, ये तो -1 और 1 के बीच में एक ऑसिलेटिंग नंबर है, फाइनाइट नंबर है ना, ये भी इनफाइनाइट नहीं दे रहा। तो आपको सुनो मेरी बात ध्यान से, ये आपका इसका एक फाइनाइट नंबर तुम्हें मिलेगा, ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 एंड 1, लेक्चर 2 में डिस्कस किया था। अच्छा, 0 पे जब मैंने चेक किया तो यहां पे ध्यान नहीं दिया, ये दी तो ही हमें वैल्यू, तो अब इसकी सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही है डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन की, और कॉन्टिन्यूस फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू 0 है, तो बच्चों कॉन्टिन्यूस होगा, ये कॉन्टिन्यूस होगा, तो ये स्टार हट गया। ठीक है, ये पॉइंट अभी यही से क्लियर कर लो, हटा दो, ये मैं इसको दोबारा लिख दूंगा फटाफट से, एट x इज इक्वल टू 0 है ये, ठीक है, और यहां पे लेट किया था हमने, ये लो सेकंड एग्जांपल था। क्लियर हो रहा है अभी तक सारा? ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी पढ़ रहे हैं हम, जिसमें पहला फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, दूसरा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, तो उनका सम और डिफरेंस हमेशा डिसकॉन्टिन्यूस होता है, ये बात फिक्स है। लेकिन अगर प्रोडक्ट देख रहे हो तो हम एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइज में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट बना लिया। वो इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है उसकी फंक्शनल वैल्यू पे ज्यादा ध्यान दो आप। अगर फंक्शनल वैल्यू 0 है तो डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन की बस चेक कर लो, सारी चीजें एग्जिस्ट तो कर रही है। अगर फंक्शनल वैल्यू 0 है किसकी, कॉन्टिन्यूस फंक्शन की, तो हमारा प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। फंक्शनल वैल्यू नॉन जीरो है तो प्रोडक्ट हमारा डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, तो ये अब आप बता दो, खुद ही बता दो इसमें
कर लिया होगा मेरे ख्याल से आपने अब तक। तो हमने यहाँ पे क्या करा, ये आपका डिसकॉन्टिन्यूस आ रहा है। अच्छा, फिर ये कह रहा है पर्टिकुलर केस 0 पे लेके देखते हैं इसी को, ठीक है। इसी का पर्टिकुलर केस 0 पे लेके देखें। जैसे यहाँ पे मैंने सारे इंटीजर, मैंने जनरल ले लिया ना, जनरल इंटीजर पे क्या आ रहा है, डिसकॉन्टिन्यूस आ रहा है, ये आपके सामने। लेकिन कह रहा है कि अगर मान लो 0 पे ले रहे हो, 0 पे इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, LHL RHL फंक्शन वैल्यू 0। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या थी, नीचे सेम ही तो होगी। किसी भी इंटीजर पे ले लो, फ्रैक्शनल की LHL 1 होती है, RHL 0 होती है और फंक्शनल वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है। याद रखना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की बात फिक्स हो चुकी है। लो बच्चों, 0 आ गया, ये कॉन्टिन्यूस था, 0 आ गया, ये डिसकॉन्टिन्यूस था, सब चीजें एग्जिस्ट कर रही है, मतलब इसका प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूस 0 पे तो है भाई, 0 पे तो आ रहा है, क्योंकि देखो फंक्शनल वैल्यू 0 आ गई इसकी। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या बनेगा इसका, ये देखो बढ़िया क्वेश्चन बन गया ये आपका। कह रहा है HX इज डिसकॉन्टिन्यूस एट ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0। 0 पे नहीं है बच्चों डिसकॉन्टिन्यूस है, 0 पे तो कॉन्टिन्यूस आ रहा है, बाकी सब इंटीजर्स पे डिसकॉन्टिन्यूस था, ठीक है। देखिए आगे। अच्छा, जैसे प्रोडक्ट के बारे में हम कुछ नहीं बता पा रहे थे, ऐसे ही कह रहा है डिवीजन के बारे में भी हम नहीं बता सकते। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, देख के खत्म करते हैं, फटाफट हो जाएगा ये आपका। इसमें भी क्या मैंने बोला है कि नॉट नेसेसरली डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a। कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिर्फ फंक्शन पे। एग्जाम्पल ले लिया हमने, ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। एक fx दे दिया x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, f2x दे दिया आपको, एक तरह से अलग फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ है। अच्छा, एक ना पॉइंट इसमें होता है कि डिसकॉन्टिन्यूटी हम चेक करें तो करें कहाँ पे, मतलब कॉन्टिन्यूटी हमें किस पे चेक करनी है, डिसकॉन्टिन्यूटी किस पे चेक करनी है। तो एक पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्या कि जिस पर कोई एक फंक्शन भी डिसकॉन्टिन्यूस हो, आप उस पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूटी को चेक करो या कॉन्टिन्यूटी को चेक करो। अच्छा, ओवरऑल फंक्शन की। अच्छा, या फिर फंक्शन अपना नेचर बदल ले या डेफिनेशन बदल ले। कैसे, जैसे सेकंड फंक्शन का देखो, कह रहा है पॉजिटिव पर और 0 पर ये फंक्शन है, नेगेटिव पे ये फंक्शन है। तो यहां पे इसने क्या करा, अपनी डेफिनेशन ही बदल दी ना, तो कह रहा है 0 पे ही चेक करना बनता है, ठीक है। इस पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो बिल्कुल सीधा साधा कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिख रहा है हर जगह, अलजेब्रिक फंक्शन है। यहां पे इसने क्या किया, 0 पे अपनी डेफिनेशन बदल दी। तो आप कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे 0 पे ऑफ द कंबाइंड फंक्शन। कंबाइंड फंक्शन इस केस में क्या लेना है, दोनों को डिवीजन लेना है। पहले एक एक करके बात करते हैं। कह रहा है 0 पे, अब पता चल गया ना 0 पे ही क्यों चेक कर रहा हूं मैं। इसमें अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करता हूं बच्चों 0 पे, 0 नेगेटिव रखूंगा 0 आएगा, फंक्शनल वैल्यू 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ रही है। अब यहां पे ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे देख रहा हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट में ये फंक्शन होगा, ठीक है, लेस देन 0 वाला, उसमें 0 रखा, -1 आ गया। डायरेक्टली कर रहे हैं ना, ये कोई सब्जेक्टिव वर्किंग थोड़ी दिखानी है आपको, h पूरा लोगे फिर 0 - h लोगे, डायरेक्टली। फंक्शनल वैल्यू 0 पर, तो इक्वल टू 0 तो इस पे है ना, तो उसमें 0 रखा, वैल्यू 1 आ गई। राइट हैंड लिमिट ग्रेटर देन 0 वाले पे चेक करोगे, उसमें 0 रखा, वैल्यू 1 आ गई। अच्छा, ये तो डिसकॉन्टिन्यूस दिख ही रहा है, ये आपका डिसकॉन्टिन्यूस दिख रहा है। अच्छा, यहां पे हमने क्या किया, ये कॉन्टिन्यूस है, वो जो रिजल्ट था ना प्रोडक्ट में वैलिड था, ठीक है, डिवीजन में चेक करना पड़ेगा। कह रहा दोनों को डिवाइड करके देखना, 0/-1, 0/1, 0/1, मतलब क्या किया, LHL/LHL, फंक्शनल वैल्यू अपॉन फंक्शनल वैल्यू, RHL/RHL, वैल्यू कितनी आ रही है, 0 0 0, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू ये आ गई, तीनों की वैल्यू इक्वल आ गई ना, तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है। सबसे मेन जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है, वो फंक्शनल वैल्यू उसकी 0 नहीं होनी चाहिए, कि वो ये ना हो कि वो एग्जिस्ट ना कर रहा हो, कि नॉट डिफाइंड बना देगा पूरे एक्सप्रेशन। वो 0 पे मैंने चेक किया, वैल्यू 1 आ रही थी, तो चलेगा, ठीक है। वहां पे वो भी बता दिया मैंने कि सेकंड फंक्शन जो होगा ना, जो डिनोमिनेटर में है, उसकी फंक्शनल वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अच्छा, ये डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो ठीक है, आप कॉन्सेप्ट आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, क्लियर है, ठीक है। लास्ट पॉसिबिलिटी बची है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गए, सेकंड पॉसिबिलिटी में एक कॉन्टिन्यूस हो गया, दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। तो उसमें सिर्फ पहले ही केस था कॉन्टिन्यूस प्लस माइनस डिसकॉन्टिन्यूस विल बी डिसकॉन्टिन्यूस, अदरवाइज बाकियों में हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। और है हमारे पास, हाँ, ये पॉइंट मैंने अभी आपको बता दिया,
बता दिया। अब तो एट पॉइंट जहां पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा हमें वहां कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है। दूसरा, जहां पे मेरा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो या अनडिफाइंड हो, कोई एक भी फंक्शन अगर अनडिफाइंड या डिसकॉन्टिन्यूस है, हम कॉन्टिन्यूटी वहीं पे चेक करते हैं। ये बात हम पहले कर चुके हैं। अच्छा, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन एक्स इंटू सिग्नम एक्स। एग्जाम्पल्स मतलब क्वेश्चंस की फॉर्म में डायरेक्ट, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, ठीक है। आपके मेंस एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आपको कह रहा है साइन एक्स और सिग्नम एक्स प्रोडक्ट है दो फंक्शन का, लगा के देखते हैं। कह रहे साइन एक्स आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है हर जगह एट एक्स इक्वल टू आर, ठीक है। अच्छा, सिग्नम फंक्शन बात कर चुके हैं, डिसकॉन्टिन्यूस है -1 0 1 एट एक्स इक्वल टू 0। तो चेक किस पे करेंगे? अब एक फंक्शन मेरा डिसकॉन्टिन्यूस आ रहा है ना 0 पे, तो 0 पे चेक करेंगे, 0 पे चेक करेंगे। तो कह रहा है 0 पे, अब देखो दो पॉसिबिलिटीज बनाते हैं हम, दो पॉसिबिलिटीज बनाएंगे। कह रहा है व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, जब एक्स 0 के इक्वल नहीं है तो मेरा साइन एक्स क्या होगा? कह रहा है वो तो हर जगह कॉन्टिन्यूस है भाई, उसकी तो दिक्कत ही नहीं है। एक्स लो 0 लो ना लो, साइन एक्स तो कॉन्टिन्यूस ही है। सिग्नम एक्स मैंने क्या बताया था? सिग्नम एक्स एक्स इक्वल टू 0 पे डिसकॉन्टिन्यूस है। अगर मैंने एक्स इक्वल टू 0 लिया ही नहीं तो ये भी कॉन्टिन्यूस बन गया। तो पहला वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस, दूसरा वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस, ये तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी बन गई, मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। जब एक्स मैंने 0 नहीं लिया तो दोनों का प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूस आ रहा है, साइन एक्स और सिग्नम एक्स का, ठीक है। समझ आया? बढ़िया। अब एक्स इक्वल टू 0 पे देखते हैं। एक्स इक्वल टू 0 पे अब पूरी चीजें LHL RHL वगैरह पे एनालाइज करेंगे, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं जाता हूं साइन एक्स के ग्राफ पे, तो जब मैं एक्स को 0 पे अप्रोच करूंगा तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 है। अच्छा, फंक्शन में यहाँ पे एक्स को 0 लिया, साइन 0 होगा, ये भी 0 है, ये भी 0 है। ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अच्छा, सिग्नम एक्स का जब एक्स 0 इक्वल ले रहा हूं मैं, ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 पे देख रहा हूं, तो याद है बच्चों अब तो ये हमें -1 0 1 ये डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। बताओ क्या होगा? ये क्या होगा? कितने क्वेश्चन तो कर लिए, अब तो क्लियर है। सिग्नम फंक्शन की तीनों चीजें एग्जिस्ट कर रही है, LHL, फंक्शन वैल्यू और RHL। ये डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन था, ये आपका कॉन्टिन्यूस था, और कॉन्टिन्यूस की फंक्शन वैल्यू 0 है। तो बच्चों बाय इंपॉर्टेंट नोट, ये भी कॉन्टिन्यूस है। ये कब कॉन्टिन्यूस है? जब x इक्वल टू 0 है। ये कब कॉन्टिन्यूस है? जब x इक्वल टू 0 नहीं है। तो फाइनली मुझे क्या मिल गया? ये तो ओवरऑल इनका प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। 0 पे दिक्कत लग रही थी, बस 0 पे दिक्कत लग रही थी, वो हमने दिक्कत रिजॉल्व कर ली कि अगर मैं 0 नहीं लेता तो प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूस है, 0 ले रहा हूं तब भी प्रोडक्ट भाई कॉन्टिन्यूस आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे वो कॉन्टिन्यूस बन रहा है। LHL RHL फंक्शन वैल्यू प्रोडक्ट की सेम आ रही है, ठीक है। अच्छा एग्जांपल था, एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं इसके। ये देखो, मतलब मिक्स में लेके चल रहे हैं हम। पहले हमने किसको साइन एक्स के साथ सिग्नम को कंबाइन कर दिया, इस बार हमने क्या किया? ग्रेटेस्ट इंटीजर को कॉस एक्स के साथ कंबाइन कर दिया। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में डिटेल में बात हो गई, ग्राफ भी बना के दिखा दिया, हर एक पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूस होता है भाई, ये आपका डिसकॉन्टिन्यूस है। कॉस एक्स कॉन्टिन्यूस होता है हर जगह। अच्छा, कहां पे डिसकॉन्टिन्यूस है? इंटीग्रल पॉइंट पे, उस पे बात करो, उस पे बात करो। अब देखो, अभी बात करी ना ग्रेटेस्ट इंटीजर पे, हल्का सा कंफ्यूज भी हो गए थे हम कि अगर मैं 0.9 ले रहा था वैल्यू, तो वैल्यू हमेशा कम आती है। मतलब अगर मैं कोई भी इंटीजर लेता हूं, इंटीजर पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा ना डिसकॉन्टिन्यूटी, तो उस केस में मेरे पास यहाँ पे वैल्यू i-1 आती है LHL में, ये वैल्यू i आती है, ये वैल्यू i आती है। कहने का मतलब, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटीजर 1.2 ले लिया ना, 1.2 पे वैल्यू हमारी 1 आएगी, यहाँ पे भी 1 आएगी, ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ पे जैसे मान लो 1.2 की बात तो हमारी हो गई, 1.2 की हमारी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, मतलब एक इंटीजर कम ले लेते हैं हम। लेकिन अगर मान लो मैं एग्जैक्ट इंटीजर ले लेता हूँ 2, तो वैल्यू 2 ही तो आएगी, है ना, उसमें तो डाउट है ही नहीं। अच्छा, RHL में अगर बात करोगे ना तो वैल्यू हमारे पास क्या होगी? सेम ही आएगी, सेम। मतलब अगर मान लो मेरे पास 1.1 से ज्यादा वैल्यू लेनी है, 1 से ज्यादा वैल्यू 1.2 ही तो उस केस में हमारे पास क्या आएगी वैल्यू? ये तो 1 हो गई, ठीक है। और अगर मैं इसी पे 2.3 ले लूं तो वैल्यू क्या बनेगी? 2 बनेगी, ठीक है। मतलब क्या किया, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, अब ध्यान से सुनना। मैंने 2 एक इंटीजर सिलेक्ट कर लिया, 2 एक इंटीजर सिलेक्ट कर लिया, तो इंटीजर की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर में सेम इंटीजर आ जाती है। अगर मैं इंटीजर से थोड़ा आगे चला जाऊं, 2.3 ले लिया, तो वैल्यू 2 ही तो आ रही है। लेकिन अगर मैं 2 से पीछे चला जाऊं, क्योंकि ये मैं बात कर रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट की, ये बात कर रहा हूं राइट हैंड लिमिट की, अब समझ आ रहा होगा आपको। मैंने एक इंटीजर पकड़ा
राइट हैंड लिमिट में उससे आगे चला गया तो वैल्यू देखो इससे सेम आ रही है, फंक्शन वैल्यू से मैच हो रही है। और अगर मैं इसमें एलएचएल में थोड़ा पीछे चला गया, 2 से कम करनी पड़ेगी ना वैल्यू, 1.2 ले ली तो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये i-1 i और i हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डिसकंटीन्यूअस है, दिख ही रहा है। अच्छा, अब इसी इंटीजर पे जिस पे मैं चेक कर रहा हूं, मैंने कॉज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो क्या होगा, आपकी फंक्शनल वैल्यू, ध्यान से देखना बच्चों, अगर cos x कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो इसकी फंक्शनल वैल्यू i पे कितनी होगी, cos i। अब कॉन्टिन्यूअस है तो LHL भी cos i होगा और RHL भी cos i होगा। अच्छा, क्या ये इसकी फंक्शनल वैल्यू, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्या इसकी फंक्शनल वैल्यू 0 आ रही है? भाई 0 नहीं आ रही ना, 0 नहीं आ रही। तो कॉन्टिन्यूअस इंटू डिसकॉन्टिन्यूअस क्या होगा, जब फंक्शन वैल्यू 0 नहीं होती, डिसकॉन्टिन्यूअस। ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा कहां पे, एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। अब तुम बोलो यार इस पे तो तुमने 0 चेक किया नहीं, तुम इस पे 0 चेक करोगे, cos 0 1 आएगा ना, वो तब भी 0 नहीं दे रहा। कि बाई चांस तुम्हारा ये 0 आ जाए, किसी भी वैल्यू पे ये 0 आ जाए, तुम बोलोगे कि भाई ये हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस बन सकता है। लेकिन ये 0 बन ही नहीं रहा किसी भी इंटीजर पे इस तरह से, ठीक है। लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल है, छोटे छोटे एग्जाम्पल है, फटाफट निपटाते हैं। भाई ये कॉन्टिन्यूअस है, अलजेब्रिक फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस इन आर, कॉन्टिन्यूअस इन आर, तो दोनों का प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, इन आर हो गया। मैंने कहा था ना एग्जाम्पल वर्बली हो जाएगा। अब आपके x³ कॉन्टिन्यूअस है इन आर, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये इंफॉर्मेशन देखो, फंक्शंस की जितनी इंफॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ साइड बाय साइड दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो टॉपिक बहुत जल्दी खत्म हो जाता। मुझे फंक्शंस का भी मैं रिकॉल आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस। अच्छा, क्या मैं इस वैल्यू पे डिसकॉन्टिन्यूटी है, इस वैल्यू पे देखो, अगर मैं इसका LHL, इसकी फंक्शनल वैल्यू और इसका RHL, कह रहा है इस पे प्रॉब्लम है ना, इस पे अगर मैं फंक्शन की वैल्यू देखूं कभी 0 आएगी नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस था, इसकी फंक्शन वैल्यू 0 आएगी नहीं इस वैल्यू पे, ठीक है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो ओवरऑल क्या बनेगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। समझ आया, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया ना आपका। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस कब होता है बच्चों, जब कॉन्टिन्यूअस वाले फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू 0 हो। वो 0 नहीं होगी इस पॉइंट पे, 2n + 1 π/2 अगर मैं x³ में रख दूंगा 0 थोड़ी होगा, वो नॉन जीरो आएगा। नॉन जीरो में हमारे पास पॉइंट क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस इज डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। चलो लास्ट एक एग्जांपल और देख लो आप इसमें, फिर तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक बचा आपका, कंप्लीट हो गया लेक्चर आपका। लास्ट मतलब 5 मिनट। आपको एक fx दे दिया sin x इंटू 1/x when x is not equal to 0 and 1 when x is equal to 0। देखो 0 पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, 0 पे हमने कॉन्टिन्यूटी को चेक करना शुरू किया। पहली पॉसिबिलिटी ले ली when x is नॉन जीरो, x is नॉन जीरो तो कॉन्टिन्यूअस है, x 0 हो ना हो ये तो कॉन्टिन्यूअस है। 1/x देखो अगर 0 नहीं ले रहे तो ये कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस, ये तो कॉन्टिन्यूअस है। अगर 0 नहीं लिया तो क्या हुआ भाई, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ठीक है। जब मैंने x को 0 नहीं लिया तो कॉन्टिन्यूअस आ रहा है दोनों का प्रोडक्ट। अच्छा जब x को 0 ले लिया तो ये तो कॉन्टिन्यूअस है, ये तो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन 1/x को देखो तो अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है। तो अब मैं वो थ्योरम ही नहीं लगा सकता ना जो मैं बार बार यूज कर रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा था ना sin 1/x का एक क्वेश्चन आएगा आगे, तो ये 1/x और sin x का एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है 1/x अनडिफाइंड है, मतलब ये है तो देखो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन एक बार के लिए, ये वाला ये तो डिसकंटीन्यूअस है, लेकिन इसकी जब फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही तो मैं वो थ्योरम नहीं लगा सकता। तो क्या करेंगे हम ना, इसकी बेसिक डेफिनेशन कॉन्टिन्यूटी की लगा के देखते हैं। वो क्या थी कि इस फंक्शन की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है 1, और कह रहा है लिमिट निकाल के देखना इस फंक्शन की x टेंड्स टू 0 पे, ये करके देखे। मतलब बहुत ही बेसिक बात है आप लोगों के लिए। ये कितना दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है sin x इंटू 1/x, मतलब ये तो वो वाली बात आ गई ना, sin x अपॉन में x वाली बात। जब x टेंड्स टू 0 है इसका आंसर क्या होता है, लिमिट्स में 1 होता है। तो आप देखो लिमिट एट x टेंड्स टू 0 और फंक्शनल वैल्यू भी 0 पे इक्वल आ रही है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है बच्चों, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। एनालिसिस करना पड़ता है अगर मान लो मुझे एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिखे और दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस दिखे, आप ऐसे ही नहीं बता सकते डायरेक्टली उनका प्रोडक्ट क्या होगा।
हर तरह से जो एनालिसिस हो सकता है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है इस लेक्चर में, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट आपका कॉन्टिन्यूस आ गया। तो जब x जीरो नहीं है तो कॉन्टिन्यूस है, जब x जीरो है तो भी कॉन्टिन्यूस है, तो ओवरऑल कॉन्टिन्यूस होगा ये हर जगह पे, रियल नंबर पे। लो बच्चों, लास्ट पॉसिबिलिटी f1x f2x दोनों ही डिसकॉन्टिन्यूस आ गए, दोनों कॉन्टिन्यूस पढ़ लिए, एक कॉन्टिन्यूस एक डिसकॉन्टिन्यूस पढ़ लिया, अब दोनों ही डिसकॉन्टिन्यूस आ गए। तो उसमें कहता है कि इनका जो सम होगा दो फंक्शन का या डिफरेंस होगा, कह रहा है इनमें एक कंडीशन लगा सकते हैं, इनमें ज्यादा से ज्यादा एक ही कॉन्टिन्यूस होगा, मतलब डिसकॉन्टिन्यूस दोनों हो सकते हैं, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस तो दोनों हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है। कह रहा है लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा, तुम ये बोल रहे हो ना कि तुम कुछ बता नहीं सकते, एनालिसिस करना पड़ेगा। एक एनालिसिस आपको पहले दे रहा हूं मैं, इसमें कोई ज्यादा से ज्यादा एक कॉन्टिन्यूस होगा, दोनों कॉन्टिन्यूस कभी भी नहीं होंगे अगर दोनों फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। f1x और f2x दोनों डिसकॉन्टिन्यूस है तो इन दोनों का सम और इन दोनों का डिफरेंस दोनों कॉन्टिन्यूस कभी नहीं आएंगे, कोई एक कॉन्टिन्यूस आ सकता है, एट मोस्ट वन ऑफ देम। एग्जाम्पल जीरो पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लो, तो जीरो से कम एक वैल्यू लो, बात हुई तो इस बारे में, जीरो से कम एक वैल्यू लो, 0.9 ले ली, 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जीरो आ रहा है, ठीक है। अच्छा जीरो लिया, जीरो ही आएगा। अच्छा जीरो से थोड़ा ज्यादा लेना, जीरो से थोड़ा ज्यादा लेना, ये गड़बड़ हो रही है बार बार, ये प्लीज -1 आ रहा है, ये जीरो आएगा, ठीक है। मैं इस पॉइंट पे दिक्कत आ रही है। अच्छा ये तो ये लिख लो 100 ले लो, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं ना, जीरो से कम एक वैल्यू लेते हैं और यहाँ पे आपका एक ज़्यादा वैल्यू लेते हैं। अगर जीरो से कम एक वैल्यू ले रहा हूँ मैं बच्चों, क्या आ रहा है 0.9 आ रहा है, मान लो 0.9 ले लिया आपने, तो 0.9 के लिए 0.9 किसके बीच में, -0.9 आ रहा है, जीरो से कम ले रहे हो तो क्या होगा -0.9, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी -1। अच्छा यहाँ पे वैल्यू कितनी है, जीरो है। अच्छा जीरो और 1 के बीच में को वैल्यू ले ली, 0.2 ले ली, तो वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। तो वही वाली बात आ गई ना, जीरो पे देख रहा हूं तो i-1, यहाँ पे i और i, जीरो पे चेक कर रहे हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बिल्कुल डायरेक्टली वो रिलेट कर सकते हो, 0 0 और 0 -1 इज -1। अच्छा दोनों को बेटा प्लस करना, दोनों को प्लस करो, -1 + 1, बहुत बढ़िया, जीरो आ गया। देखो मैं क्या ले रहा हूं, इन दोनों का सम ले रहा हूं, दोनों को प्लस किया, -1 + 1 जीरो आ गया। अच्छा इन दोनों को प्लस करो, जीरो, लास्ट RHL को प्लस करो, जीरो। लो बच्चों कॉन्टिन्यूस आ गया, बहुत बढ़िया। तो मैंने तुम्हें क्या कहा था, कोई एक कॉन्टिन्यूस हो सकता है। अच्छा कह रहा है पैरेलल में यार तुम माइनस करके देखना, तो -1 -1 -2, अच्छा 0 - 0 0 है, ये 0 है, ये डिसकॉन्टिन्यूस है। तो क्या हुआ, कोई एक कॉन्टिन्यूस आ सकता है, तो अगर मैं जैसे fx ले रहा हूं तुम्हारे लिए, fx कौन सा वाला, ये वाला fx मैंने कौन सा लिया, f1x + f2x, ये कॉन्टिन्यूस हो गया, लेकिन f1x - f2x ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। चलो लास्ट इसका एक पॉइंट, एक और फंक्शन हम ले सकते हैं, ठीक है, इनकी मैंने पहले से वैल्यू रख दी तुम्हारे लिए। तो अब हम बात कर चुके हैं, अभी जीरो पे मैंने देखो पीछे निकाली थी वैल्यू, वो डायरेक्टली यहाँ पे आ गई आपकी, ठीक है। तो आपने क्या किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जीरो पे ले रहे हो तो -1 0 और 0, और अगर -x का ले रहे हो ना बच्चों, -x का ले रहे हो तो वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मान लो x की वैल्यू मैं जीरो से ज्यादा ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ 0.9, पर यहां पे रखोगे तो -0.9 हो जाएगी ना, -0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 होगा, और बाकी आपके ये 0 0 तो है ही। तो अब इनका अगर मैं प्रोडक्ट देखता हूं, मैंने कहा ना एग्जांपल लेके देख रहे हैं हम थोड़े से, इनका अगर प्रोडक्ट लेके देखते हैं, सम वाला तो देख लिया, सम और डिफरेंस में कोई एक कॉन्टिन्यूस हो सकता है, अदरवाइज दोनों ही डिसकॉन्टिन्यूस होते हैं। अच्छा प्रोडक्ट में क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट में करके देखो, -1 × 0 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 × 0 0 आ रहा है, 0 × -1 0 आ रहा है, कॉन्टिन्यूस आ गया। मतलब प्रोडक्ट भी अगर दोनों डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये डिसकॉन्टिन्यूस है ना, अच्छा ये भी डिसकॉन्टिन्यूस है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का ले लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -x का ले लिया, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया, कॉन्टिन्यूस आ गया। कह रहा है यहां पर क्या बात हो चुकी है, यहां पर -1 0 0, अब तो वैल्यू याद भी हो गई होगी, ठीक है, बीच में एक आध जगह वो
नंबर लाइन पे लेने में गड़बड़ हो रही थी, अब तो याद ही होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 पर -1 0 0। फ्रैक्शनल पार्ट की क्या थी बच्चों, याद है, वो भी याद कर लेना 1 0 0, बहुत हेल्प होती है, करके दिखाया था, 2 बार ग्राफ लिया था हमने। इनका प्रोडक्ट देखना -1 × 1 -1 0 0, भाई डिसकंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस था, ये डिसकंटिन्यूअस था, इनका प्रोडक्ट भी डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, ठीक है। तो एग्जांपल्स है, कहा ना एनालिसिस करके देख रहे हैं हम, LHL RHL फंक्शन वैल्यू सब निकाल के देखनी पड़ रही है। लास्ट डिवीजन अगर होती है सेम ही प्रोसेस अप्लाई करते हैं, फंक्शन दिया हो गया आपको, LHL RHL फंक्शन वैल्यू देख लेना, डिवाइड करके अगर वैल्यू सेम आ रही है तो कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस में ये तो डिसकंटिन्यूअस ही आता है, इसका रेयरली कभी आपको कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मिलेगा, ठीक है। तो आपको समझ आया, तीनों पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताई, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये, लेकिन मैंने एग्जांपल्स के थ्रू आपको क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर आप इसको 1 बार 2 बार रिवाइज करोगे ये दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा और लेवल को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो वो लास्ट लेक्चर होगा आपका कॉन्टिन्यूटी का, उसमें हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की। अलजेब्रा पढ़ा दिया मैंने, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़ा दी, उससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो एक लास्ट लेक्चर लेके इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे, और अब लेक्चर आपके मैथ्स के थोड़ा हम रेगुलर रूटीन पे डालते रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको।